Hello everyone. Today we will be covering our last and final class for depreciation class 11th. Today I will basically cover two things. One, what's the treatment at the time of sale of an asset, and secondly, the one other method of charging depreciation, which is written down value. So let me start with sale or disposal of an asset. See, when we most of the time or some when we sell an asset, there is a possibility the life of asset is not completed. So what are the different entries we need to pass, how we are going to book the depreciation, how we are going to book the profit and loss, and how to calculate all that stuff, यही मैं आपको बताऊंगा आज. So इसमें बेसिकली पहली चीज़ ये है कि हमारा प्रॉफिट कब होगा. हमारा प्रॉफिट अगर हम एक एसेट सेल करते हैं, सपोज़ कीजिए मैंने उसका 100 रुपीज़ लिया, अभी तक मैंने 10 रुपीज़ चार्ज किया हुआ है, तो मेरी WDV होगी 90 रुपीज़. और अगर मैं 95 में सेल करूँगा तो मेरा प्रॉफिट होगा. अगर मैं 90 में सेल करूँगा, नो प्रॉफिट नो लॉस. अगर मैं 90 से नीचे सेल करूँगा, देन इट वुड बी ए लॉस. सो जो भी मेरी WDV हो गई एट दैट टाइम, अगर मेरा सेलिंग प्राइस इज मोर देन दैट, then there will be a profit. If my selling price is less than that, then there will be a loss. बट उसको अकाउंटिंग में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्या एंट्रीज डालेंगे, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा. सो पहली बात तो ये है कि अगर मेरी जिस दिन तक जब मैं सेल कर रहा हूँ उस दिन तक का मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा. सो आपको पहले ही बताया था कि डेप्रिसिएशन दो तरह से बुक किया जाता है. वन थ्रू एसेट अकाउंट, द अदर इज थ्रू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. सो इन बोथ द सिनेरियो, जिस दिन तक मैंने डेप्रिसिएशन, जब मैंने एसेट जिस दिन तक जब मैं सेल कर रहा हूँ, तो मैं अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा इन दीज टू मेथड. सपोज द फर्स्ट मेथड विच आई एम रूटिंग, देन माई एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट. और अगर मैं प्रोविजन मेंटेन किया हुआ है तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ये तो हो गया जब तक, जिस दिन तक मैंने एसेट अपने पास रखा हुआ है उस दिन तक मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा इन दीज टू मेथड्स, वट एवर वी हैव चोजन फॉर टू बुक द डेप्रिसिएशन. उसके बाद आते हैं, अब सपोज करो कि मैंने प्रोविजन के थ्रू अपना डेप्रिसिएशन रूट करवा रहा हूँ. नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर या कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो प्रोविजन के थ्रू ही रूट करवाया जाता है डेप्रिसिएशन. डायरेक्टली चार्ज नहीं होता है एसेट अकाउंट के थ्रू. आपको इसके बेनिफिट भी बताए थे लास्ट लेक्चर में. सो अगर हम प्रोविजन के थ्रू रूट करवा रहे हैं तो पहले तो जो हमने प्रोविजन मेंटेन किया उसको हम रिवर्स करेंगे. जितना भी पहले फर्स्ट में हमने पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज किया उस डेट तक, अब मुझे वो पूरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिवर्स करना है. सो मैं क्या करूँगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट करके एसेट अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूँगा अपने से. राइट. सो मैंने अगर 10 रुपये या 20 रुपये आज तक चार्ज किया था डेप्रिसिएशन, मेरे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में पड़ा था 100 रुपीज़ का एसेट था, तो मैंने उसको पूरा रिवर्स किया, तो मेरे एसेट अकाउंट में 80 रुपीज़ रह गए. 80 रुपीज़ क्या रह गए, वो मेरी WDV हो गई. राइट. अब मैं आता हूँ, मैंने पहले अब सेल करूँगा किसी भी चीज़ को. सपोज कीजिए मेरा वही 100 रुपीज़ का एसेट था, मैंने उस पर 20 रुपये चार्ज किए हुए थे, तो मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को रूट करवाया और मेरा 80 रुपीज़ रह गया. अब मैं आपको दो तरह की केस देता हूँ इसमें, एक में जहाँ पे प्रॉफिट होगा, एक में जहाँ पे लॉस होगा. तो अगर मुझे कहीं पर भी 80 रुपीज़ से ज़्यादा मिलेंगे वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा. अब मुझे जो पैसा मिलेगा वो कैसे मिलेगा, या कैश से मिलेगा या बैंक से मिलेगा. राइट. सो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो एंट्री डालूंगा अपनी, कैश या बैंक, कुछ भी आया वो तो मेरा डेबिट हो गया. राइट. बिकॉज अगेन it's suppose it's a cash account and cash is a real account. Debit what comes in, जो मेरे पास आया मैंने कैश को डेबिट कर दिया. what goes out again is a real account, is my asset account. गया मेरा एसेट अकाउंट, तो एसेट अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा अपने अमाउंट से. अब क्या हुआ, मेरे पास सपोज कीजिए 80 रुपीज़ का वहाँ था एसेट बचा हुआ था, अब मेरे पास 90 रुपीज़ आए. राइट. तो मेरा 100 रुपीज़ का एसेट था, पहले मैंने 20 रुपये से रिवर्स किया, 80 आए, 80 का रह गया वो. अब मैंने 90 रुपीज़ रिसीव किए, तो मैंने 90 ले गया, तो वहाँ 110 हो गया. तो मेरा कैश जो एसेट लेजर है वो तो हिल गया, क्योंकि डेबिट में 100 थे, अब क्रेडिट में 110 आ गया. मेरे WDV से 10 रुपये ज़्यादा आए हैं, तो अब मेरे को क्या हुआ, ये गेन हुआ, क्योंकि 90 रुपीज़
ज़्यादा है मेरे WDV से। WDV कितनी थी? 80 रुपीज़। तो 10 रुपये को मैं क्या करूँगा, मैं अपना गेन बुक करूँगा। गेन कैसे बुक करूँगा? फिर से मैं अपने एसेट अकाउंट को डेबिट करूँगा और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कर दूंगा 10 रुपये। तो क्या होगा, मेरा एसेट अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा और मेरा गेन आ जाएगा 10 रुपीज़। सपोज करो यही मैंने सेल किया होता 70 रुपीज़ में, तो क्या होता, मैं पहले करता बैंक कैश अकाउंट डेबिट 70 रुपीज़, एसेट अकाउंट 70 रुपीज़ क्रेडिट, तो वहाँ पे मेरा कितना बैठ जाता, 90 रुपीज़, और मेरा 100 रुपीज़ का उसकी टोटल हिस्टोरिकल वैल्यू थी। अब इधर मेरा डेप्रिशिएशन मैंने रिवर्स किया था एट दैट टाइम 20 रुपीज़ प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन और 70 रुपीज़, तो 10 रुपये मेरा अभी भी डिफरेंस है। क्या करना पड़ेगा मुझे, 10 रुपये का अपने यहाँ पे एसेट को क्रेडिट देना पड़ेगा। वो क्रेडिट कैसे दोगे आप, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस बुक होगा, क्योंकि मैंने एसेट की WDV थी 80 रुपीज़ और मेरे पास पैसा आया 70 रुपीज़, तो 10 रुपये का लॉस हुआ। जब लॉस होगा तो क्या करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, नॉमिनल अकाउंट, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डेबिट बाय 10 रुपीज़, क्रेडिट एसेट अकाउंट बाय 10 रुपीज़। सो दीज आर ऑल द एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री डेप्रिशिएशन मेरा बुक हुआ जिस डेट तक सेल हुई। सेकंड, मैंने प्रोविजन को रिवर्स किया। तीसरी एंट्री, मैंने जो कैश बैंक रिसीव हुआ उसको रिसीव किया। और फोर्थ और फिफ्थ बेसिकली रिलेटेड टू माय गेन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एंट्रीज। तो एक एंट्री होगी, अगर गेन होता है तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस होता है तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। गेन हमेशा क्रेडिट होता है, लॉस हमेशा डेबिट होगा। गेन लॉस कब होगा, अगर मैंने जो भी पैसा रिसीव किया वो मेरी WDV से ज़्यादा है तो गेन, अगर वो पैसा लेस है, सेल वैल्यू इज लेस देन दैट, then it is loss on sale of assets. I hope this is clear. Okay, so as I told you, we are going to discuss the second method of charging depreciation, which is WDV. We call it WDV, we also call it diminishing balance or reducing balance. Why call it reducing balance? Because the depreciation in this method is charged on the book value. So what is book value? Book value is basically whatever the historical cost minus the depreciation charged till date is your book value, right? So here what happens in this case, that your rate of depreciation is fixed but the amount varies. Amount, it's not like straight line method which I taught you earlier. In straight line method the amount of depreciation year on year remains same, but in reducing balance method or in WDV method the amount year on year gets changed. बिकॉज हम क्या करते हैं, हम बुक वैल्यू पे चार्ज करते हैं। बुक वैल्यू पे चार्ज करेंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो हमने एक एसेट लिया 20,000 रुपीज़ में। अब फर्स्ट ईयर में हमारा रेट ऑफ डेप्रिशिएशन फिक्स्ड है, वो सेम रहेगा ईयर ऑन ईयर विच इज़ 10%। सो पहले साल में क्या करूँगा, उसको एट द रेट ऑफ 10% आई चार्ज 2,000 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट ईयर माई बुक वैल्यू कम्स टू 18,000, सो मैं बुक वैल्यू पे चार्ज करूंगा एट द रेट ऑफ 10%, तो इट वुड कम 1800 रुपीज़। सो व्हाट हैपन्स हियर, माई रेट ऑफ डेप्रिशिएशन इज सेम बट द अमाउंट वेरीज ईयर ऑन ईयर। बेसिकली द अमाउंट कम्स डाउन because amount, the depreciation is charged in the book value which is bringing down year on year, right? So that is called WDV. Now there are merits and demerits of this method. What are the merits of this method? This method is accepted under income tax. When I say income tax, basically income tax में भी जो हम depreciation charge करते हैं वो reducing balance पे करते हैं, so इसीलिए this is accepted method under इनकम टैक्स। सेकेंडली क्या होता है कि मैं जैसे स्ट्रेट लाइन में एक मेन हमारा वीकनेस था कि ईयर ऑन ईयर मेरा डेप्रिशिएशन सेम है, जबकि इनिशियल ईयर्स मेरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर ऑन इन लोअर साइड, और देयर वुड बी नील रिपेयर एंड मेंटेनेंस इनिशियल ईयर्स, बट लेटर ऑन because the machinery get old, the asset get old, so my maintenance value get increased. So what happens in this scenario, in reducing balance, because in later years I am charging less depreciation but my maintenance cost has increased, so overall my hit on the PLL is remains same year on year. But what happens in the straight line method, मैं ईयर ऑन ईयर अपना डेप्रिशिएशन सेम चार्ज कर रहा हूँ बट मेरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस बढ़ता जा रहा है, तो इनिशियल ईयर में मेरा खर्चा कम आएगा, राइट, बिकॉज मैं ये मेरा खर्चा टोटल है डेप्रिशिएशन का प्लस रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, बट लेटर ईयर्स में मेरा खर्चा बढ़ जाएगा बिकॉज मेरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट तो बढ़ गई बट मेरा डेप्रिशिएशन उतना ही रह गया।
बट रिड्यूसिंग बैलेंस और डब्ल्यू में मेरा डेप्रिशिएशन लेटर ईयर्स में कम हो जाता है। वो किसको कॉम्प्लीमेंट करता है? वो कॉम्प्लीमेंट करता है आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस को। सो ओवरऑल मेरा खर्चा सेम ही रहता है, बट दैट्स अ गुड एडवांटेज ऑफ, दैट्स अ मेरिट ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस। थर्ड, it is more easy to calculate. I would say straight line method is also easy, but again this method is also easy to calculate, so that is the third advantage of this method. Now coming to the demerits of this reducing balance method, that while आपकी जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो कभी जीरो वैल्यू पे नहीं आएगी, बट स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आपने डिफाइन कर दिया आपको 10 साल की लाइफ है, आपको 10% चार्ज करना है, तो आफ्टर 10 ईयर्स द वैल्यू बिकम्स जीरो और वैल्यू कम्स टू द रेजिडुअल वैल्यू। बट इन दिस केस इन रिड्यूसिंग बैलेंस दिस विल नेवर हैपन। आप ईयर ऑन ईयर डेप्रिशिएट करते रहोगे बट आपकी जीरो वैल्यू नहीं आएगी, सो दैट इज वन डीमेरिट। सेकेंडली, इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन प्रॉपर रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। प्रॉपर रेट मतलब आपको प्रॉपर रेट तो आपका डिफाइंड है, बट एक्चुअल हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आप कितना डेप्रिशिएशन चार्ज करो उसको असर्टेन करना मुश्किल है, क्योंकि आप रेट ऑफ डेप्रिशिएशन आपका फिक्स है 10%, आप किस पे चार्ज कर रहे हो? बुक वैल्यू पे, लेकिन आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कितना वो बनेगा वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है टू असर्टेन ईयर ऑन ईयर कैसे होगा। थर्ड क्या है, हम अगेन जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड में भी था वो इसमें भी है कि इसमें भी मैं जो इंटरेस्ट का एलिमेंट है उसको मैं कैपिटलाइज नहीं करता, उसको मैं एसेट, जैसे मैंने एक एसेट किया, मैंने उसके अगेंस्ट लोन लिया, अब मैं लोन लूंगा तो मैंने कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उस इंटरेस्ट को मैं एसेट वैल्यू में ऐड नहीं करता हूँ, मैं सीधा सीधा P&L में हिट करता हूँ एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। मैं एसेट में ऐड करके एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ाता हूँ, तो वो भी इसका एक डीमेरिट है। ओके, नाउ लेट्स कवर today's topic with an example, which was loss and sale of assets and depreciation by the method of WDV or reducing balance. So just take an example. I'm just giving you one example. Suppose we have bought a machinery on 1st of April 2016 for 12 lakh rupees, and we have to charge depreciation at the rate of 10%. As I explained you earlier and I told you earlier, that rate of depreciation remains same, right? So in reducing balance, so depreciation rate is 10%. Now method of depreciation is reducing balance method, and this asset we sold on 1st October 2018 for 9 lakh rupees. So I'm just giving you one example, and here we are routing our depreciation through machinery account, not for provision for depreciation. So what happens, that just giving you example of machinery account. So we bought this machinery on 1st April 2016 for 12 lakh rupees. So to bank on 1st April 12 lakh rupees. Now depreciation charge for whole fiscal year 16-17, how much is 1,20,000, which is 10% of the value of asset, which was 12 lakh rupees. First year, okay, book value 12 lakh rupees, we charge 10%, which comes to 1,20,000. So what would be my balance carry forward would be 10,80,000 on 31st March 2017. This would be my opening on 1st April 2017. My book value is 10,18,000. So as this is reducing balance method, so I have to charge depreciation on book value. अब book value कितनी है हमारी? 10,80,000. So फिर मैंने पूरे साल का 10% पे चार्ज किया, कितना बना? 1,08,000. बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ? 9,72,000. अब मैं आता हूँ 1st April 2018, नेक्स्ट फिजिकल ईयर में। अगेन माई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 9,72,000, और मैंने क्या किया, 1st October 2018 को ये मशीनरी बेच दी 9 लाख रुपीज में। सो फॉर 6 months आई हैव टू बुक द डेप्रिसिएशन। आई टोल्ड यू टिल द टाइम द मशीनरी इज इन माई पोजेशन। सो मशीनरी इज इन माई पोजेशन टिल 30th September, जब तक मशीनरी हमारे पास है। सो यहाँ 6 महीने का मैंने बुक किया, 6 months का, दिस डेप्रिसिएशन कम टू 48,600। कितने का मैंने एसेट बेचा? 9 लाख रुपीज। बैंक में मेरे आए 9 लाख रुपीज, 9 लाख रुपीज। लॉस कितने का हुआ? 48,600। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मेरा लॉस कब होता है? जब भी मेरी सेल वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो, देन इट इज इन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इफ माई सेल वैल्यू इज मोर देन माई बुक वैल्यू, देन देयर इज ऑलवेज प्रॉफिट। सो हेयर आई हैव सोल्ड ऑन 9 लाख रुपीज, और मेरा कितना था? 9,48,600 का एसेट था, मैंने 9 लाख में बेचा, तो मेरा लॉस कितना होगा? 48,600 का। आई होप दिस एग्जाम्पल क्लैरिफाई यू अबाउट
booking depreciation, loss on sale of assets or profit on sale of assets. Here we took the method of depreciation charge on reducing balance. स्ट्रेट लाइन हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. इसके साथ हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर कंप्लीट होता है. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट forget to press bell icon. Thank you so much.